नमस्कार। आज हम आनुवांशिकी की इस दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास ये आनुवांशिकी .pdf नोट्स हैं। जी हाँ। और देखिए, सवाल तो यही है ना कि माँ बाप के गुण बच्चों में आखिर आते कैसे हैं। और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि कैसे साधारण से मटर के दानों ने ग्रेगर मेंडल की इतनी मदद कर दी इस पहेली को सुलझाने में। बिल्कुल। और ये कहानी अपने आप में क्या कहते हैं, विज्ञान के सबसे शानदार अध्यायों में से एक है। आनुवंशिकी का मतलब ही है वंशानुक्रम और जो विविधताएं आती हैं उनका अध्ययन। हाँ। और मेंडल को इसीलिए आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। हालांकि देखिए, जेनेटिक शब्द विलियम बेटसन ने दिया था और जीन शब्द जोहानसन ने। अच्छा, ये बाद में आए? हाँ, ये नाम बाद में आए, पर जो पूरी नींव थी वो तो मेंडल ने ही रखी थी अपने काम से। तो फिर मेरा पहला सवाल यही है, जो नोट्स में भी इशारा है, मेंडल ने इतने सारे पौधे छोड़कर मटर मतलब पाइसम सैटिवम को ही क्यों चुना? कुछ तो खास बात होगी उसमें। हाँ बिल्कुल थी, ये कोई तुक्का नहीं था, बहुत सोचा समझा कदम था। देखिए, मटर के पौधों में कई गुण ऐसे थे जो बिल्कुल साफ साफ अलग दिखते थे। मतलब दो विपरीत रूप थे उनके। जैसे पौधे की लंबाई या तो लंबा होगा या बौना, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, रंग पीला या हरा, ऐसे स्पष्ट अंतर थे। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, उनके फूलों की बनावट ऐसी थी कि पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन और स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन दोनों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। मेंडल ने ऐसे 7 जोड़ी गुणों को चुना और उन पर बहुत ध्यान से काम किया। नोट्स में फिर एक संक्रिय क्रॉस का जिक्र है। ये वो लंबा टी और बौना टी पौधा वाला क्रॉस है ना? जी हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो नतीजे में ये लिखा है कि पहली पीढ़ी मतलब F1 में सारे के सारे पौधे लंबे टी निकले। बौनापन कहाँ चला गया? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, पहली बार में तो लगता है, पर यहीं पर मेंडल की पहली बड़ी खोज सामने आई। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट और रिसेसिव। ओके। यहाँ लंबापन बोनेपन पर प्रभावी है, मतलब डोमिनेंट है। तो जब दोनों के कारक, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, साथ आते हैं, टी तो सिर्फ प्रभावी वाला यानी लंबेपन वाला गुण ही दिखाई देता है। हाँ, तो बौनेपन का गुण गायब नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस छुप गया क्योंकि वो अप्रभावी था। वो कारक टी अभी भी मौजूद है। तो फिर वो छिपा हुआ गुण बाद में सामने आया होगा, शायद अगली पीढ़ी में। एकदम। जब F1 पीढ़ी के पौधों टी में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी मिली और वहां वो छिपा हुआ बौनापन फिर से दिखाई दिया। हाँ, ये तो वो मशहूर अनुपात है, नोट्स में भी है। F2 पीढ़ी में 3 लंबे और 1 बौना पौधा। यही है ना वो 3.1 का अनुपात? बिल्कुल। ये अनुपात फिनोटाइप का है, यानी जो गुण हमें बाहर से दिख रहा है। 3 पौधों में लंबापन दिखा, 1 में बौनापन। लेकिन अंदरूनी तौर पर मतलब जीन के लेवल पर क्या वो सब एक जैसे थे? वे 1 पौधा शुद्ध लंबा टी, 2 पौधे हाइब्रिड लंबे टी और 1 पौधा शुद्ध बौना टी। ओ, तो अनुपात हुआ 1, 2, 1। जी हाँ, 1:1। और इसी से मेंडल ने अपना पहला नियम दिया, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है कि हर गुण के लिए जो 2 कारक जीन होते हैं वो युग्मक यानी गैमीट्स बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हर युग्मक में दोनों में से सिर्फ एक ही कारक जाता है। ये तो हुई एक गुण की बात, लेकिन असल में तो पौधों में या किसी भी जीव में कई गुण एक साथ होते हैं। सही कहा। तो मेंडल ने यह भी देखा होगा कि जब 2 गुणों को एक साथ स्टडी करें तो क्या होता है। जैसे नोट्स में द्विसंक्रिय क्रॉस का उदाहरण है। गोल और पीले बीज RYY वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज RYY से। जी, ये उनका अगला कदम था। वो देखना चाहते थे कि क्या अलग अलग गुण, जैसे बीज का आकार और बीज का रंग, क्या ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो क्या मिला उन्हें? F1 पीढ़ी कैसी थी? F1 पीढ़ी में तो जैसा कि उम्मीद थी, सारे पौधे प्रभावी गुण वाले थे, यानी सभी के बीज गोल और पीले RYY थे, क्योंकि गोल R झुर्रीदार R पर प्रभावी है और पीला Y हरे Y पर। ठीक है। और फिर जब इन F1 पौधों में स्वपरागण हुआ, F2 पीढ़ी, वो नोट्स वाला पनेट स्क्वायर तो काफी बड़ा और जटिल सा दिखता है। हाँ, वो सारे संभावित कॉम्बिनेशन दिखाता है, लेकिन अगर आप नतीजों को देखें तो मेंडल को 4 तरह के पौधे मिले। 4 तरह के? कौन कौन से? उन्हें मिले 9 पौधे गोल पीले बीज वाले,
3 पौधे गोल हरे बीज वाले, 3 पौधे झुर्रीदार पीले बीज वाले और 1 पौधा झुर्रीदार हरे बीज वाला। अरे वाह, 9:3:3:1। ये अनुपात क्या बताता है? ये उनका दूसरा बड़ा नियम बना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये अनुपात दिखाता है कि बीज के आकार वाला गुण गोल झुर्रीदार और बीज के रंग वाला गुण पीला हरा, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। एक गुण का वंशानुक्रम दूसरे को प्रभावित नहीं करता। कमाल है, मतलब बीज गोल होगा या झुर्रीदार, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो पीला होगा या हरा। वो अपनी अपनी मर्जी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। बिल्कुल सही, वो स्वतंत्र रूप से बंटते हैं। हाँ, जीनोटाइप का अनुपात और भी जटिल होता है, 1.2.1, 2.4.2, 1.2.1 जैसा नोट्स में है, पर उसका सार यही है, गुणों का स्वतंत्र बंटवारा। तो कुल मिलाकर मेंडल के इन साधारण से दिखने वाले मटर के प्रयोगों ने हमें वंशानुक्रम के बुनियादी नियम समझा दिए। हाँ, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, मेंडल ने ये सब तब किया जब किसी को डीएनए या जीन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। सही बात है, ये तो बहुत पहले की बात है। जी हाँ, डीएनए की खोज से लगभग आधी सदी पहले उन्होंने सिर्फ पौधों को ध्यान से देखकर, उनके गुणों को गिनकर और साधारण गणित का इस्तेमाल करके आनुवंशिकी की नींव रख दी। ये दिखाता है कि कैसे धैर्य और व्यवस्थित तरीके से किया गया अवलोकन बड़ी खोजों को जन्म दे सकता है। वाकई में, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना डीएनए जाने उन्होंने अदृश्य चीजों के नियम बता दिए। बिल्कुल, और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। अगर ज्यादातर गुण स्वतंत्र रूप से ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, जैसा मेंडल ने बताया, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी कुछ गुण हमें उम्मीद से ज्यादा बार एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं, मानो वो अलग होना ही नहीं चाहते हो? ये सोचने वाली बात है। क्या ये मेंडल के नियम का अपवाद है या कुछ और है? ये एक अगला स्तर है जिसे हम जीन लिंकेज कहते हैं, पर वो शायद फिर कभी। आज के लिए मेंडल की दुनिया ही काफी है। हाँ बिल्कुल, ये बुनियादी सिद्धांत ही अपने आप में इतने गहरे हैं। आज की इस चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।